हेलो बेटा, ये है एनबीएस नंबर 11 और नीट बुलेट सीरीज जो है नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं डिटेल में वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं अल्टरनेटिंग करंट से। अल्टरनेटिंग करंट से सीरीज आरएलसी सर्किट की कुछ चीजें आप ध्यान रख लोगे तो एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट नीट में आता है और वो आराम से सही कर पाओगे। देखो, अल्टरनेटिंग करंट को बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये पूरा टॉपिक सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये इन जनरल अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। पोटेंशियल भी हो सकता है v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है किसी भी इंस्टेंट पे किसी टाइम पर वैल्यू निकालनी है तो ये निकालते हैं। यदि मैं बात करूं, ये आई नोट ये होता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मैक्सिमम करंट होता है, आई नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओमेगा जो होता है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको 2 पाई एफ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में होगी। यदि बोला जाए कि भाई देखो यहां पे करंट जो है वो जीरो से मैक्सिमम जाना, फिर जीरो होना, निगेटिव मैक्सिमम होना और फिर जीरो होना, इस तरीके से करंट वेरी करता है। इसका कंप्लीट एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं 1/f और एंगुलर फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। ये सेम एसएचएम वाले ही फॉर्मूले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी पीक करंट यदि आई नोट है तो आरएमएस करंट होता है उसका 1/√2 टाइम्स। पीक का 1/√2 आरएमएस होता है। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, पोटेंशियल चाहिए तो आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा पीक वोल्टेज का 1/√2 टाइम्स। ठीक है। इसके बाद देखो यहां तीन तरीके के सर्किट मिलते हैं, तीन तरीके के एलिमेंट सर्किट में मिलते हैं, एक रजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस और एक इंडक्टेंस। रजिस्टेंस की मैं बात करूं तो जब एसी सर्किट में रजिस्टेंस को लगाते हैं तो जैसे ही डीसी में एक्ट करता है वैसे ही कुछ एसी में एक्ट करता है। यहां पर ओम्स लॉ आराम से फॉलो करते हैं रजिस्टेंस के लिए, V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट हो जाएगा V बाई आर। अब देखो यहां तीन तरीके के करंट हो सकते हैं, एक इंस्टेंटेनियस करंट, एक पीक करंट, एक आरएमएस करंट। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक इंस्टेंट पे, तो सीधा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को डिवाइड कर दो रजिस्टेंस से, इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। लेकिन एसी में इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात नहीं करता, वो मोस्टली पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू की बात करता है। उसने कुछ नहीं बोला, बोला करंट है मतलब आरएमएस करंट है। उसने कुछ मेंशन नहीं किया, बोला वोल्टेज है मतलब आरएमएस वोल्टेज है। यदि पीक है तो वो मेंशन कर देगा पीक करंट या पीक वोल्टेज। ठीक है। यदि पीक करंट चाहिए तो पीक वोल्टेज को आर से डिवाइड करो, आरएमएस करंट चाहिए तो आरएमएस वोल्टेज को आर से डिवाइड करो। ऐसे ही सर्किट में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कैपेसिटर। जब एक एसी सर्किट में कैपेसिटर लगाया जाता है तो इसका बिहेवियर भी कुछ रेजिस्टेंस जैसा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट और वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम होते हैं, एक साथ जीरो, एक साथ निगेटिव मैक्सिमम। इसको हम बोलते हैं कि ये सेम फेज में होते हैं, करंट और वोल्टेज यहां सेम फेज में होंगे। लेकिन कैपेसिटर ऐसा नहीं करता। कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज जो है वो π/2 का फेज डिफरेंस रखते हैं और यहां करंट फेज में आगे होता है वोल्टेज से, कैपेसिटर के अंदर 90 डिग्री आगे होता है। मतलब जब यहां पर वोल्टेज जीरो होता है तब करंट अपने पीक पे पहुंच चुका होता है, जब वोल्टेज पीक पे पहुंचता है तो करंट जीरो आ चुका होता है, 90 का फेज डिफरेंस होता है। कैपेसिटर का भी एक प्रकार से रेजिस्टेंस, एसी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का, उसको हम रेजिस्टेंस ना बोल के उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही समझ लो एक कैपेसिटर के लिए, जिसको एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है 1/ओमेगा सी। ऐसे ही इंडक्टर होता है, इंडक्टर का होगा रेजिस्टेंस लाइक इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे उसे, उसे बोलेंगे रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। ओमेगा यहां इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी है। यदि मुझे आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज चाहिए, का रिलेशन चाहिए, तो आरएमएस करंट होगा आरएमएस वोल्टेज को एक्सी से डिवाइड कर दो, इसमें एक्सएल से डिवाइड कर दो। पीक चाहिए तो एक्सएल से डिवाइड कर दो पीक वोल्टेज को। तो कुल मिला के ओम्स लॉ लगा देते हैं पीक के लिए, पीक अप वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सब डिवाइड करके करंट और वोल्टेज का रिलेशन निकाल सकते हैं। इट्स लाइक ओम्स लॉ, सिंपल ऐसे समझो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो ये क्या है, तीनों एक साथ सीरीज में आ गए। जरूर नहीं है तीनों हो, कोई एक हो तो भी ऐसे ही फॉलो होगा, दो है तो भी होगा, तीन है तीन, हम तीनों को सीरीज में ले लेते हैं।
तो इस बार हम क्या करेंगे, नेट फेजर डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। यहां पर तीनों में करंट सेम होगा, सीरीज में करंट सेम होता है, लेकिन वोल्टेज का कहना है, रजिस्टर कहता है कि मैं तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रखूंगा। कैपेसिटर कहता है नहीं, मेरे केस में वोल्टेज जो है उससे 90 फेज में करंट को आगे रखूंगा, मतलब वोल्टेज को पीछे रखूंगा। इंडक्टर कहता है नहीं, मैं फेज डिफरेंस में देखा जाए तो मैं वोल्टेज को आगे रखता हूं, करंट को पीछे रखता हूं। इन तीनों की बात सुनी गई, करंट तीनों में सेम था। रजिस्टर ने कहा मैं वोल्टेज सेम फेज में रखूंगा, सेम फेज मतलब सेम एंगल। वो इंडक्टर ने कहा मैं वोल्टेज को 90 आगे रखूंगा, तो 90 आगे कर दिया। कैपेसिटर ने कहा कि मैं करंट को आगे रखूंगा, वोल्टेज को पीछे रखूंगा, तो मैंने यहां पे इस तरीके से कर दिया। ठीक है, ठीक है, जस्ट ए सेक। तो यहां पे क्या है कि तीनों सर्किट में लगे हुए हैं, तो अब देखो क्या होगा, करंट मान लो इस फेज में इधर की तरफ है, तो रजिस्टर कहता है कि मैं सेम फेज में रखूंगा, रजिस्टर ने वोल्टेज इधर रखा। कैपेसिटर बोलता है कि नहीं, मैं करंट को आगे रखता हूं, वोल्टेज को पीछे रखूंगा, वोल्टेज को पीछे। इंडक्टर कहता है मैं वोल्टेज को आगे रखूंगा। तीन वोल्टेज हमारे पास आ गए, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालते हैं हम वेक्टर की तरह। जब भी फेजर पे डायग्राम बनाते हैं तो इनको वेक्टर ट्रीट करके रिजल्टेंट निकालते हैं। तो देखो, जब तीन वेक्टर ऐसे, तो VL और VC का नेट हो गया VL माइनस VC, इधर VR, तो नेट आ गया ये। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, कभी भी आपको VL VR VC से सोर्स वोल्टेज नेट वोल्टेज इन तीनों का निकालना है तो VS होगा रूट ओवर ये। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन पे, ठीक है। इंपीडेंस निकालना हो, इंपीडेंस क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है, इनका इंडक्टिव रिएक्टेंस था XL और XC। तो ये रेजिस्टेंस जैसी टर्म है। अब पूरे तीनों सर्किट में आ गए, तो अब इन तीनों का ओवरऑल कुछ रेजिस्टेंस क्या होगा, लेकिन उसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे यहां पे उसको बोलते हैं इंपीडेंस, नेट सर्किट का इंपीडेंस। और उसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये रिएक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये इंपीडेंस है। तीनों का यूनिट होता वही है, ओम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है, 2023 में डायरेक्ट यही पूछा था, इंपीडेंस कितना होगा। यदि मैं बात करूं एक फेज डिफरेंस, देखो ओवरऑल जो नेट सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट जो है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आता है फाई। देखो वोल्टेज और करंट में, और इसका फॉर्मूला होता है tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC का अपॉन R, XL माइनस XC बाई R, रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। XL माइनस XC मतलब XL और XC का डिफरेंस, मोड इसलिए लगा दिया, कभी XL ज्यादा हो सकता है, कभी XC ज्यादा हो सकता है, तो हमें ज्यादा में से कम माइनस करना है, डिवाइड बाई R। ठीक है, उसके हिसाब से फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पावर की बात हो सर्किट में, AC सर्किट में पावर लॉस कितना होगा। देखो यहां रजिस्टर ही ऐसा है जो पावर लॉस करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर जो है ना, वो ओवरऑल एवरेज कोई पावर लॉस नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर लॉस करने की एबिलिटी नहीं है, वो एनर्जी स्टोर करते हैं और वापस दे देते हैं। लेकिन रजिस्टर लगातार हीट में एनर्जी लॉस करता है। तो कितना एनर्जी लॉस होता है, उसका फॉर्मूला ये है, एवरेज पावर लॉस होता है RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट इंटू कोस फाई। नॉर्मली पावर वोल्टेज इंटू करंट होता है, लेकिन यहां एक एक्स्ट्रा फैक्टर है कोस फाई, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। कोस फाई को नाम देते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि यहां तीन डिवाइस में से सिर्फ एक ही डिवाइस एनर्जी का लॉस करता है। और इस कोस फाई की वैल्यू जब हम सोल्व करके निकालते हैं तो ये आता है R अपॉन जेड। ये याद रखना है, पावर फैक्टर बोल दे कभी भी तो R बाई जेड, और एवरेज पावर होगी RMS वोल्टेज RMS करंट इंटू कोस फाई। ठीक है, ध्यान रखना। एक टर्म होती है यहां पे रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस का क्या मतलब है, देखो यहां पर रेजोनेंस का मतलब है कि सर्किट में जो इंडक्टर है वो वोल्टेज को पीछे रखता है, इंडक्टर वोल्टेज को आगे रखता है और कैपेसिटर वोल्टेज को पीछे रखता है करंट से, दोनों में 180 का फेज डिफरेंस हो जाता है। तो यहां क्या होता है कि रेजोनेंस वो सिचुएशन है जब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, VL और VC जो है सेम हो जाए, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस हो गया। इस सर्किट में सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है ताकि उसमें करंट मैक्सिमम हो जाए, मतलब पीक करंट मिले। तो रेजोनेंस जो होता है उसकी कंडीशन के लिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर होते हैं। इससे सोल्व करते हैं VL और VC को बराबर करके, तो XL बराबर XC ये आता है। XL होता है ओमेगा इंटू एल, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। इसको सोल्व करते हैं तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ये रट्टा मारना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन रूट LC। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेडियन पर सेकंड में आएगी।
यदि आपको हर्ट्ज में चाहिए तो इसको लिखो 2 पाई एफ, तो ये 2 पाई डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर। ठीक है। और सीरीज आरएलसी सर्किट में जब रेजोनेंस होता है तो जेड मिनिमम होता है, और जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो, तो ये बचेगा जेड इज इक्वल टू आर। मिनिमम वैल्यू रजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी इंपीडेंस की, और यहां पे जेड मिनिमम ये आर याद रखना है। और करंट इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब जब सर्किट में रेजोनेंस होता है उसमें सर्किट ऐसे बिहेव करता है जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर है ही नहीं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, सिर्फ और सिर्फ उस सर्किट में बचेगा कौन, रजिस्टर, रजिस्टर बचेगा। ठीक है। ये रेजोनेंस की कंडीशन आपको याद रखनी है कि रेजोनेंस पे सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल कर देता है, और सर्किट ऐसे बिहेव करता है जैसे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है। ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे पूछे गए हैं, देख लेते हैं। 2026 का एक क्वेश्चन देखो, बोला पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, हाउ लॉन्ग द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टेक टू रीच इट्स पीक वैल्यू। जीरो से पीक, देखो करंट का वेरिएशन अभी कैसे बताया था, जीरो से पीक, फिर जी ऐसे और इस तरीके से आता है, यहां तक जीरो से मैक्सिमम होके निगेटिव होके ये पूरा टाइम पीरियड होता है, ये इसका आधा होता है। लेकिन ये बोल रहा है जीरो से पीक कितनी देर में जाएगा, ये आधे का भी आधा मतलब 1/4 हो जाएगा, मतलब मुझे t/4 बताना है। यहां पे मुझे क्या दे रखा है, एक तो करंट दे रखा है, एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बेटा टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f, मतलब 1/60 सेकेंड, ये टाइम पीरियड है। और हमारे को जो टाइम चाहिए वो t/4 चाहिए, जीरो से पीक। देखो जीरो से पीक वैल्यू, तो t/4 मतलब इसका 1/4 करेंगे तो 6 चौका 24, 240, 1/240 सेकेंड। सोल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर। और देखो 2025 का क्वेश्चन देखो, ये देखना क्या बोल रहा है, टू एन एसी पावर सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, देखो कुछ भी नहीं बोला, मतलब कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज, कुछ नहीं मेंशन है, मतलब आरएमएस वोल्टेज है। रजिस्टर दे रखा है, रिएक्टेंस दे रखा है कैपेसिटर का, इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, करस्पॉन्डिंग करंट बताओ सर्किट में और फेज एंगल बताओ, दोनों वो tan phi से phi निकालना है और करंट निकालना है V/Z से। चलो सबसे पहले सर्किट का इंपीडेंस निकालते हैं, क्या फॉर्मूला बताया था, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो यह आएगा √r कितना है 20 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 45 माइनस 25 का स्क्वायर, तो देखो ये भी 20 ये भी 20, 20√2 आ जाएगा, 20√2 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20√2 ओम। जेड आ गया। यदि मुझे करंट चाहिए, आरएमएस करंट ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आरएमएस वोल्टेज दिया है, उसको जेड से डिवाइड कर दो, 220 डिवाइड बाई 20√2, 20√2, 220 वोल्टेज पावर सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, और 20√2 जेड आ गया, यहां से करंट आ गया, इसको सोल्व कर लो। यदि मुझे 10 फाई चाहिए तो 10 फाई होता है एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर, तो देखो एक्सएल माइनस एक्सी कितना आएगा 20, आर भी कितना है 20, ये 1 हो गया, तो फाई कितना आ गया 45 डिग्री, ये लो 45, और करंट देख लेना कौन सा आएगा इसमें से, 7.8 और 15.6 में से कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन देख लो, ये भी बोला है वोल्टेज दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, पीक करंट निकालना है, पीक करंट, पीक वोल्टेज अपॉन एक्सी, यहां एक्सी हो जाएगा पीक करंट के लिए, कैपेसिटर के लिए एक्सी। एक्सी कैसे निकालोगे, 1/ωc, वैल्यू रखो एक्सी आएगा, वोल्टेज की पीक वैल्यू रखनी पड़ेगी 210 वोल्ट, ये क्या है, ये आरएमएस वोल्टेज है, कुछ नहीं बोला तो आरएमएस, तो पीक कैसे निकालोगे, पीक आएगा 210 का √2 टाइम्स, आरएमएस पता है तो उसका √2 टाइम्स पीक होता है, आरएमएस वैल्यू 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू होगी। ठीक है, रखो तुरंत आंसर आ जाएगा। 2023 का क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, आप खुद सोल्व करो, मैं तो चाहता हूं यही। ये देखो हमें इंडक्टर दे रखा है, 1 से इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो, 1/ωc से ये निकालो, आर दे रखा है, ओमेगा कहां से निकालोगे, यहां से, ओमेगा होता है 2πf, फ्रीक्वेंसी रखो 2πf आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो 2022 का ये क्वेश्चन देखो, बोला एक एलसीआर सर्किट में इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी एलसीआर सर्किट, देखो
रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी म्यू नोट क्या होती है 1/2π√LC। अभी निकाला। क्या L दे रखा है, क्या C दे रखा है, क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और दूसरा बोला एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, एसी सोर्स ये दे रखा है, इसमें ये होता है ओमेगा 100, ओमेगा होता है 2πf, एफ इसने यहां म्यू दे दिया 100, तो म्यू आ जाएगा 50/π। इसको भी सोल्व करोगे 50/π आएगा, दोनों बराबर, आंसर बी आ जाएगा। देखो तुरंत आंसर आ गया। 2022 का दूसरा क्वेश्चन यही बोला है कि रिलेशन क्या होता है, खुद से देखो क्या आंसर आएगा। करेक्ट, √2 टाइम्स हो गया, 1/√2 टाइम्स, सही से फॉर्मूला यूज करना। ये देखो तीनों दे दिए 60 वोल्ट, 10 वोल्ट, 40 वोल्ट। क्या हम सोर्स वोल्टेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल, Vs इज इक्वल टू √ओवर ये, लेकिन ये कुछ नहीं मेंशन है, मतलब ये आरएमएस वोल्टेज है, पीक वोल्टेज। आरएमएस निकाल लोगे, आरएमएस से पीक कैसे निकालोगे? √2 टाइम्स करके। पीक वोल्टेज यहां से निकाल लो सोर्स का। पीक करंट दे रखा है, बोला इंपीडेंस क्या होगा, पीक वोल्टेज पीक करंट इंटू जेड, जेड आ जाएगा। एक बार जरूर सोल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ देखो हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करना, फाई का, वीएस का और इंपीडेंस का, ठीक है, और रेजोनेंस की कंडीशन। बाय बाय।